बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। लिया गया और अब इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक पोस्ट किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस पोस्ट के जरिए लिखा गया है, श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का मौका मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोस्ट के जरिए लिख रहे हैं। श्री जगदीप धनखड़ जी हैज गॉट मेनी अपॉर्चुनिटीज टू सर्व आवर कंट्री इन वेरियस कैपेसिटीज इंक्लूडिंग एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। विशिंग हिम गुड हेल्थ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कुछ ही मिनट्स पहले ये पोस्ट किया गया जो इस वक्त हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हालांकि धनखड़ का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया है राष्ट्रपति की तरफ से। आप सभी के जहन में बहुत सारे क्वेश्चन जरूर हैं, लेकिन इस बीच पीएम मोदी की तरफ से ये जो पोस्ट किया गया है ये इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। कल देर शाम उन्होंने चिट्ठी के माध्यम से अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भेजा था। उसके बाद एक पोस्ट भी एक्स पर उन्होंने किया था और अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी इस दौरान सामने आया। बड़ा अपडेट इस वक्त का, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस्तीफा मंजूर किया है। कल देर शाम चिट्ठी के माध्यम से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भेजा था। स्वास्थ्य कारणों का हवाला उन्होंने यहां पर दिया था और अब उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। साल 2020 में भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर जगदीप धनखड़ को चुना गया था और उसके बाद 2027 तक उनका कार्यकाल रहने वाला था, लेकिन इसी बीच उन्होंने जो है अपना इस्तीफा दे दिया। स्वास्थ्य कारणों का हवाला इसमें दिया गया और साथ ही साथ बीएससी की बैठक भी आज शाम को होने जा रही है और अब बड़ा सवाल ये कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। और इसी बीच बड़ा अपडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया है, श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। तो स्वास्थ्य कारणों का हवाला अपने इस्तीफे में जगदीप धनखड़ ने दिया था और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये पोस्ट अब सामने आई है, जिसमें उन्होंने पोस्ट करते हुए कहा है कि श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। आपको बता दें, राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले हैं जगदीप धनखड़। 18 मई 1951 को झुंझुनू में उनका जन्म हुआ था। शुरुआती जो शिक्षा है उनकी वो उनके गांव में हुई। उसके बाद सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से उन्होंने आगे की पढ़ाई की। वकालत की पढ़ाई जयपुर से उन्होंने की और एक अधिवक्ता के तौर पर अपना करियर स्टार्ट किया। 1989 में राजस्थान बार काउंसिल की सदस्यता ली। 1990 में राजस्थान उच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी और राजस्थान हाईकोर्ट के एक जाने माने वकील के तौर पर अपनी पहचान बनाई और उसी समय सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते रहे। 1987 में राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए जगदीप धनखड़ और उसके बाद चौधरी देवीलाल की राजनीति का उन पर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो राजनीति के क्षेत्र में आए। वहीं आपको बता दें, फिलहाल उपराष्ट्रपति पद पर 2020 में उन्हें चुना गया और कल देर शाम उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भेजा, जिसे आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूर कर लिया है। स्वास्थ्य कारणों का हवाला यहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ओर से दिया गया और ऐसे में बड़ा सवाल ये कि कौन होगा भारत का अगला उपराष्ट्रपति, किसको ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। और ये बात क्लियर हो चुकी है कि अब जो चुनाव होंगे, जो चयन होगा वो 5 साल के लिए होगा, ना कि बचे हुए समय के लिए। झुंझुनू से लोकसभा सांसद रहे जगदीप धनखड़ और उसके बाद 1989 से 1991 तक वीपी सिंह चंद्रशेखर की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे। 23 जुलाई 2019 को बंगाल के 28वें राज्यपाल नियुक्त थे। 2022 में धनखड़ ने 14वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली और 6 अगस्त 2022 को उन्हें उपराष्ट्रपति के लिए हुए चुनाव में जीत भी हासिल हुई। जगदीप धनखड़ को कुल 725 में से 528 वोट इस दौरान मिले थे।
ऐसे में फिलहाल बड़ा अपडेट यही कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। स्वास्थ्य कारणों का हवाला जगदीप धनखड़ ने यहां पर दिया था और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पोस्ट करते हुए कहा है कि मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कई उल्लेखनीय काम किए। ऐसे में कल सुबह तक इस तरह की कोई सुगबुगाहट नहीं थी और एकदम से ये निर्णय कई सवाल भी खड़े करता है। और ऐसे में सबसे अहम और सबसे बड़ा सवाल यही कि अब भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, क्योंकि ये तय हो चुका है कि जिसका भी चयन किया जाएगा वो आगे 5 साल तक इस पद पर रहेंगे। तो 2020 में 14वें उपराष्ट्रपति के तौर पर जगदीप धनखड़ चुने गए और उसके बाद 2027 तक उनका कार्यकाल रहने वाला था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए कल देर शाम उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भेजा, जिसे आज राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। और एक बार फिर से उनके जीवन सफर पर एक नजर डालते हैं। राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले हैं जगदीप धनखड़। 18 मई 1951 को झुंझुनू में उनका जन्म हुआ था और साथ ही जगदीप धनखड़ की शुरुआत जो शिक्षा थी शुरुआती वो उनके गांव में हुई। उसके बाद सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में उन्होंने एडमिशन लिया। खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति जी, एक बेहद ही चौंकाने वाला डिसीजन कल देर शाम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ओर से लिया गया। स्वास्थ्य कारणों का उन्होंने हवाला दिया अपने इस्तीफे में, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, प्रोसेस क्या रहेगा? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने यहाँ पर पूछा है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। देखिए, उनका इस्तीफा एक्सेप्ट हो चुका है। दूसरी बड़ी बात है कि राष्ट्रपति ने इस्तीफा एक्सेप्ट करके गृह डिपार्टमेंट में दे दिया है और अब नोटिफिकेशन जारी होगा। अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो अब इलेक्शन कराए। सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये जो कार्यकाल होगा, क्या जो नए राष्ट्रपति आएंगे जगदीप धनखड़ का कार्यकाल पूरा करेंगे या 5 साल? तो सवाल यह है कि जब इलेक्शन होता है तो वो पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। तो यानी अब जो नए राष्ट्रपति चुने जाएंगे वो अगला नया पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। जितने भी अभी सदस्य हैं लोकसभा और राज्यसभा के, वो मिलकर चुनाव करते हैं उपराष्ट्रपति के लिए। चाहे पक्ष विपक्ष सारे जो कैपेसिटी है वो मिलकर चुनाव करते हैं। दूसरी बड़ी बात है कि अब चुनाव कितनी जल्दी होगा। तो ये एक बड़ा सवाल है कि क्या सत्र के दौरान होगा, जो संभवतः नजर नहीं आता। और देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में 1 नेशन 1 इलेक्शन, एनआरसी से लेकर तमाम ऐसे बड़ी चीजें हैं, यूसीसी से लेकर, जिन पर आने वाले समय में चर्चा होगी, बिल पास होंगे, जो सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है 2020 से पहले। तो ऐसी स्थिति में जाहिर तौर पे सरकार का आंकड़ा भी ज्यादा है हाउस में, तो ये कोशिश की जाएगी कि जैसे हमेशा सरकार देखती है कि जो लोकसभा स्पीकर हो या जो राज्यसभा स्पीकर हो वो उनके तरफ से सजेस्टेड होगा। तो यही कोशिश अभी की जाएगी कि आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण फैसले लेने हैं जिसमें सरकार चाहेगी कि बिना गतिरोध के बिल पास हो जाए। तो अभी पूरी प्रोसेस है। इलेक्शन कमीशन चुनाव कराएगी और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन के साथ साथ चुनाव होगा। दोनों ही हाउस के सदस्य चुनाव करते हैं। अब ये सवाल होगा कि होगा कौन। तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर इसकी बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि नाम वसुंधरा राजे का भी आता है, बट इस तरह की चर्चाएं जरूर आती है, लेकिन इस तरह की कोई गतिविधि नजर नहीं आ रही। तो वसुंधरा राजे के पास ऑफर तब भी था जब जगदीप धनखड़ का नाम अनाउंस हुआ था, उससे पहले भी उनसे पूछा गया था, उन्होंने तब भी एक्सेप्ट नहीं किया था। तीसरी बात आती है कि नीतीश कुमार का नाम आता है, बिहार से आते हैं, लेकिन अगर स्वास्थ्य कारणों से ही जगदीप धनखड़ ने छोड़ा है तो नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर भी लगातार सवाल उठते रहे। फिर सवाल उठता है कि क्या कोई बिहार या बंगाल से आएगा, क्योंकि चुनावी राज्य है,
कई बार मैसेजिंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, कोई सीनियर व्यक्ति होगा ये भी कई बार सवाल उठ जाता है। इसके साथ साथ फिर सवाल उठता है कि कोई सॉफ्ट माइनॉरिटी चेहरे का भी जिक्र आ रहा है। कई बार आता है कि गुलाम नबी आजाद भी बनाए जा सकते हैं। तो ये कयासों का दौर है जिसमें चर्चाएं जबरदस्त हैं। यहाँ तक कि एक नाथ शिंदे के जो फादर है, एक नाथ शिंदे को डिप्टी सीएम है जो, उनको महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम शिंदे, उनको बनाने की बात यहाँ पर निकल कर आती है कि कई बार वो डिप्टी सीएम में कंफर्टेबल नहीं है। अगर उनको यहाँ बनाया जाए तो कई मैसेज भी जाएगा गठबंधन का भी, दूसरा कहीं ना कहीं जो बीएमसी के चुनाव है उसमें मैसेज जाएगा। और ये वो सारी बातें हैं जो चर्चाओं में है, जो कयास है। लेकिन आपने मुझसे प्रोसेस पूछा, प्रोसेस यही है कि इलेक्शन कमीशन चुनाव कराएगा, 5 साल चुनाव के बाद जो भी जीत कर आएगा उसको 5 साल का कार्यकाल पूरा करना होगा। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर उनका चयन करते हैं। अदिति जी, जहां पर आपने इतने सारे नाम गिनाए, वहां पर एक सवाल और जहन में आता है कि एक तरफ अगर बीजेपी की भी बात की जाए तो जेपी नड्डा का राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल पूरा होने वाला है, तो क्या उसे इससे जोड़कर भी देखा जा सकता है? देखा जा सकता है। और ये सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि कल जिस तरीके से, हालांकि आज जेपी नड्डा ने उसने अपना सफाई दी है, सफाई कह दें, उन्होंने बयान दिया है, लेकिन जेपी नड्डा बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष में। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, हाउस की लीडर हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जेपी नड्डा का नाम इसमें नहीं आ सकता। और जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी जगह किसी और को आना है। एक ब्राह्मण चेहरा मैसेजिंग हो जाएगी। इसका ये मतलब है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पे ब्राह्मण नहीं होगा, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ब्राह्मण होगा, तो पार्टी अपने ब्राह्मण बनियों का एक बड़ा मैसेज दे सकती है कि ओम बिरला बनिए हैं, ब्राह्मण अपर हाउस में है, और ये संवैधानिक लिहाज से दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पद होता है। तो ये मैसेजिंग भी की जा सकती है जेपी नड्डा को लेकर। और इसके साथ साथ राष्ट्रपति का पद फिर ओबीसी को जा सकता है, तमाम तरीके की बातें, लेकिन अभी कुछ तय नहीं है। सरकार इस पर तय करेगी, रणनीति बनाएगी, लेकिन ये इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि विपक्ष अब इसको लेकर लगातार सरकार को बैकफुट पे लेगी और अभी अगले कुछ दिनों संसद में आपको जबरदस्त गतिरोध देखने को मिलेगी। बिल्कुल। और अदिति जी, साथ ही साथ कहीं ना कहीं देखा जाए तो जातिगत समीकरण भी प्रभावी रहेगा चयन में, माइनॉरिटीज भी प्रभावी रहेगी। जिक्र कर रहे थे कि जातिगत, जैसा हमने कहा जेपी नड्डा ब्राह्मण है, ब्राह्मण मैसेजिंग देनी बहुत जरूरी है, चाहे बिहार के चुनाव से भी देख लें, चाहे फिर उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव के लिहाज से भी देख लें। दूसरी बड़ी बात है कि जब राज्यसभा के चयन होता है तो जाति समीकरण के साथ साथ कोई ऐसा व्यक्ति जो इतने बड़े हाउस को सोच समझ के चला सके, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब ओम बिरला पहली बार, दूसरी बार सांसद बन के पहली बार जब लोकसभा स्पीकर बने थे, तब लोगों के मन में चिंता थी कि क्या वो संभाल पाएंगे, लेकिन बहुत बखूबी उन्होंने इस पूरे उसको संभाला था। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा व्यक्ति जो राज्यसभा, क्योंकि वहां पर अंक गणित डिफरेंट होता है, तो अंक गणित डिफरेंट होने के चलते वो क्या बेहतर तरीके से उसको संभाल पाएंगे, वो भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। तो इसलिए ऐसा कोई व्यक्ति जो सदन की कार्रवाई को भी बेहतर तरीके से चला सके, सरकार को के साथ भी तालमेल बिठा सके और कहीं ना कहीं जातीय गणित में भी बैठ सके, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात करती है। जी, शुक्रिया अदिति जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब ऐसे में ये देखना होगा कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, किस पूरे प्रोसेस को जो है फॉलो किया जाएगा, जातिगत समीकरण इसमें कितना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अभी के लिए बड़ा अपडेट ये कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। कल देर शाम उन्होंने अपना इस्तीफा चिट्ठी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा था। स्वास्थ्य कारणों का राजस्थान हाई